जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 24 अगस्त है, हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु का 118वां जन्मदिन। माँ भारती के उस लाल को, उस अमर बलिदानी को जन्मदिन पर शत शत नमन। उनके बारे में हमने पहले भी कई वीडियो अपलोड किए हैं। आज बात करेंगे हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु और बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह की अमर दोस्ती के बारे में। वो दोस्ती जो राजगुरु के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि कंपटीशन भी था, प्रतिद्वंद्विता थी, रकाबत थी। और वो प्रतिद्वंद्विता किस बात की कि देश के लिए लड़ना हो तो भगत सिंह मुझसे आगे न निकल जाए, मरना मिटना हो भारत के लिए तो मैं पीछे ना रह जाऊं, माँ भारती के लिए बलिदान देना हो भगत सिंह मुझसे आगे ना चला जाए। दोस्तों, भगत सिंह बहुत पढ़े लिखे थे, बल्कि उनके समय में, उनकी उम्र में तो शायद ही कोई दूसरा इतना पढ़ा लिखा इस देश में रहा हो। साथी क्रांतिकारी चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे, इसलिए उनकी बात को बहुत गंभीरता से सुना जाता था। और इसी बात को लेकर राजगुरु को शिकायत भी रहती थी। मेरे पास एक पुस्तक है, यश की धरोहर। इसमें उनके 3 साथी क्रांतिकारियों के लिखे लेख हैं। राजगुरु के ऊपर लेख लिखा साथी क्रांतिकारी भगवान दास माहौर ने। वो लिखते हैं कि राजगुरु को शिकायत रहती थी कि रणजीत कहता है वाटर, सब मान लेते हैं, मैं कहता हूँ पानी, कोई सुनता नहीं। रणजीत भगत सिंह का नाम था, पार्टी में रणजीत के नाम से वो जाने जाते थे और राजगुरु रघुनाथ के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ भाव कहने का यही था कि वो अंग्रेज़ी में बात करता है, बड़ी फिलॉसफी की बात करता है, तो सब इतनी इज्जत देते हैं, इतनी बात सुनते हैं, मानते हैं, मेरी बात पर हंसते हैं। तो ये हंसी मजाक में ही राजगुरु इस तरह की शिकायत किया करते थे, पर बड़े कमाल की दोस्ती थी। आज उसी दोस्ती के बारे में बात करेंगे। राजगुरु और भगत सिंह की पहली भेंट हुई फरवरी मार्च 1928 में कानपुर में। 30 जनवरी 1928 को राजगुरु दिल्ली में थे, एक रिवोल्यूशनरी एक्शन करते हैं और फिर पुलिस से बचते हुए रेलगाड़ी पकड़कर उसी रात मथुरा जाते हैं और फिर अगले दिन कानपुर। कानपुर उन दिनों क्रांतिकारियों का ठिकाना था। कुछ दिन के बाद भगत सिंह भी वहीं पहुंचते हैं, बड़े ज़ोर से, जोश से गले मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं कि फिर कभी अब अलग हो ही नहीं सकते। भगत सिंह अपना नाम बताते हैं रणजीत और राजगुरु अपना नाम बताते हैं रघुनाथ। पार्टी का अनुशासन था, असली नाम किसी के साथ शेयर नहीं किया करते थे। तो दोस्तों, वो जो मुलाकात हुई वो ऐसी मुलाकात थी कि फिर कभी अलग हो ही ना सके, बलिदान भी साथ हुआ और मुलाकातें होती रही। बाद में उन मुलाकातों में कई बड़े मज़ेदार किस्से भी बने। आज ऐसे ही कुछ किस्सों को याद करेंगे। साथी क्रांतिकारी शिव वर्मा ने पुस्तक लिखी संस्मृतियाँ। इसमें उनके द्वारा उनके 6 साथी शहीदों के ऊपर लिखे लेख हैं। राजगुरु वाले लेख में ऐसे ही कई किस्सों की वो बात करते हैं। एक बार यूं हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु और शिव वर्मा गोरखपुर गए, वहाँ मनी एक्शन करना था, कई दिन रहना था, इसलिए किराए पर जगह लेते हैं। जो जगह ली गई वो खाली बंद पड़ी दुकान थी, उसमें 2 कमरे थे। पीछे के कमरे में कबाड़ भरा था, वो बंद रहता था। आगे के कमरे में ये चटाई बिछाकर सो जाते थे। तो शिव वर्मा लिखते हैं कि एक रात अचानक आंख खुली, जैसे ज़ोर से कोई सांस ले रहा हो, ऐसी आवाज़ आई। तो मैंने, कहते हैं कि टॉर्च जलाकर मैंने देखा तो राजगुरु के सिर से कोई 2 फीट पीछे फन उठाए बड़ा सांप खड़ा था। सांप को यूं देखते ही ये घबरा जाते हैं। बगल में भगत सिंह सोए थे, उनको जगाते हैं और धीरे से कहते हैं कि राजगुरु के सिर के पीछे सांप है। भगत सिंह बहुत ही समझदारी से टांगें पकड़कर राजगुरु को खींच लेते हैं, सांप से दूर कर देते हैं। और सांप भी जब ये हलचल देखता है तो वो भी घबरा के भाग जाता है और अंदर वाले उस कमरे में जिसमें कबाड़ भरा था उसमें घुस जाता है। राजगुरु नींद खराब हुई, इसलिए गुस्से से कहता है कि क्यों परेशान कर रहे हो, सोने क्यों नहीं देते। ये बताते हैं कि तुम्हारे सिर के पीछे सांप था। वो कहता है फालतू की बातें ना करो, नींद खराब ना करो, मुझे सोने दो। और ये कह के राजगुरु करवट लेकर सो जाते हैं। तो उनको नींद इतनी प्यारी है, सांप था नहीं था, हंसी थी, मजाक था या सीरियस थे, सच थे, कोई फिक्र नहीं है।
खैर कुछ दिन के बाद ये गोरखपुर से बनारस जाते हैं। तो भगत सिंह और शिव वर्मा तय करते हैं कि गोरखपुर में साथी क्रांतिकारी थे हलदर वाजपेयी, ये कहते हैं कि हम हलदर वाजपेयी से मिलके फिर स्टेशन पहुंचेंगे, और राजगुरु को कहते हैं कि तुम सीधे पहुंचो रेलवे स्टेशन और रेलवे पुल के सामने हमें मिलना, हमारा वहां इंतजार करना। क्या ठीक है। तो भगत सिंह और शिव वर्मा हलदर वाजपेयी से मिलने चले गए और राजगुरु रेलवे स्टेशन मिलके वापस जब भगत सिंह और शिव वर्मा रेलवे स्टेशन गए, रेलवे पुल पर ढूंढा, देखा दाएं बाएं, कहीं राजगुरु का अता पता नहीं था। ये सोचते हैं कि रेलगाड़ी खड़ी है तो हो सकता है वो रेलगाड़ी में जाकर बैठ गए हों। रेलगाड़ी में जाते हैं। शिव वर्मा कहते हैं कि हमने 3 चक्कर लगा लिए पूरी रेलगाड़ी के, हर जगह ढूंढा, कहीं राजगुरु नहीं मिले। और जब नहीं मिले तो चिंता हुई कि कहीं पुलिस के हाथ ना पड़ गए हों, तो अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, ऐसा नियम था पार्टी का। तो ये उस रेलगाड़ी को पकड़ लेते हैं और बनारस पहुँच जाते हैं। बनारस में साथी क्रांतिकारी जयदेव कपूर रहते थे, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो अगले दिन राजगुरु भी बनारस पहुँचते हैं और इनको देखते हैं, वहाँ पे इनको खरी खोटी सुनाते हैं कि तुम कैसे दोस्त हो, मुझे छोड़ के आ गए, मेरे पास टिकट नहीं, मेरे जेब में एक पैसा नहीं, मैं कैसे आऊँगा, कोई चिंता नहीं की, ऐसे मुझे छोड़ के आ गए, तुम कैसे दोस्त हो। तो ये कहते हैं कि भले आदमी, हमने सब जगह तुम्हें ढूंढा, तुम्हें कहा था कि रेलवे पुल के सामने मिलना, हमने वहाँ ढूंढा, तुम वहाँ नहीं मिले, रेलगाड़ी में तुम्हें ढूंढा, तुम वहाँ नहीं मिले, उस समय क्या करते, हमको आना पड़ा। तो राजगुरु कहते हैं मैं तो वहीं रेलवे पुल के पास वो भिखारी जहाँ बैठे थे उनके बीच में चादर ओढ़ के सो रहा था। तो देखिए, भिखारी जहाँ बैठे थे वहाँ जाके चादर ओढ़कर सो गए, नींद उनकी बड़ी कमज़ोरी थी। ऐसा ही एक बार और हुआ, ये नींद का ही एक किस्सा और मैं बताता हूँ। एक बार भगत सिंह और राजगुरु ये मथुरा से आगरा जा रहे हैं। मथुरा रेलवे स्टेशन पर ये पहुंच गए शाम को। इनकी ट्रेन रात 2 बजे की थी, तो काफ़ी समय था, और भगत सिंह 2 रात से सोए नहीं थे, उनको नींद आ रही थी। उन्होंने कहा कि देखो रघुनाथ, मुझे बहुत नींद आ रही है, आँख खुल नहीं रही, पिछली 2 रातों को मैं नहीं सोया हूँ, अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम नहीं सोओगे तो मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। तो राजगुरु कहते हैं कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत होकर सो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं बिल्कुल जागूंगा, पहरा दूंगा। कि पक्का ना, कि हाँ बिल्कुल पक्का, विश्वास करो। तो भगत सिंह अपना ओवरकोट उतारते हैं, राजगुरु को देते हैं, उसमें पिस्तौल भी था, कि इसमें पिस्तौल है और संभल के सावधान रहना, कि ठीक है। भगत सिंह निश्चिंत होकर लेटते हैं वेटिंग रूम मथुरा का, रेलवे स्टेशन का, और तुरंत उनकी आंख लग जाती है, नींद आ जाती है। भगत सिंह ये कह के सोए थे कि मुझे 1:30 बजे जगा देना, ठीक है, सो गए। लगभग 4 बजे भगत सिंह की आंख खुलती है। वो तब जब वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग आते हैं और वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, उनके शोर से इनकी आंख खुलती है। समय देखते हैं लगभग 4 बजे। अरे 2 बजे तो रेलगाड़ी को जाना था, रेलगाड़ी निकल गई, राजगुरु कहाँ है। देखते हैं, ढूंढते हैं, एक दूसरे बेंच पर राजगुरु आराम से खर्राटे मार के सो रहे हैं। अब ये जगाते हैं, कहते हैं तुमने तो वचन दिया था कि तुम नहीं सोओगे। राजगुरु कहते मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया और मैं कब सो गया। तो ये नींद की उनकी बीमारी थी। भगत सिंह के साथ रेलगाड़ी में इनकी एक और बड़ी दिलचस्प घटना है, साथी क्रांतिकारी उसकी चर्चा करते हैं। इस बार ये दिल्ली से आगरा जा रहे हैं और रेलगाड़ी में बड़ी भीड़ है, सीट नहीं है, दोनों खड़े हैं। राजगुरु देखते हैं कि उसी भीड़ में एक सज्जन एक सीट पर बैठे हैं, पांव पसारे हुए, और साइड में अपना सामान भी सीट के ऊपर ही रखे हैं, यानी कि 2 लोगों के लिए अच्छी खासी जगह, और बातें कर रहे हैं। आसपास जो यात्री बैठे हैं उनके साथ बातें कर रहे हैं, प्रवचन जैसे दे रहे हो। शक्ल सूरत से वो राजगुरु से भी
कमज़ोर थे। राजगुरु बहुत ही साधारण शक्ल सूरत वाले थे और स्वयं पर हंसते थे वो इस बात को लेके, उसमें कोई वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं थी, वो अपने ऊपर भी मजाक कर लेते थे। तो कहते हैं कि देखो वो मेरा भाई बैठा, बड़ा भाई बैठा है ना, कहते हैं कि ही लुक्स माई ब्रदर, बल्कि भगत सिंह कहते हैं ही लुक्स लाइक माई ब्रदर, ऐसे बोलो। तो राजगुरु कहते हैं अंग्रेजी को अपनी को छोड़ो, मैं तुम्हें सीट दिलाता हूँ। कि सीट कैसे, कि देखना ना अभी सीट दिलाता हूँ। ये उस भीड़ में से आगे बढ़ के पहुँचते हैं और वो व्यक्ति जो बहुत सारी बातें कर रहा था, तो राजगुरु उससे कहते हैं कि बड़े भाई ये भाभी जी को ज़रा यहाँ से हटाओ तो आपका छोटा भाई बैठ जाए। तो व्यक्ति कहता भाभी जी किसको बोल रहे हो, कि जो सामान साथ में रखे हो साइड में जिस तरह लेके बैठे हो ऐसे तो भाभी जी ही बैठेंगी, सीट के ऊपर सामान का क्या काम। तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो कहता था कि हम एक ईश्वर के बनाए हुए हैं, हमारे लिए तो सभी भाई हैं, सभी बहन हैं। कहते हैं कि एक ईश्वर के, राजगुरु हंसते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम एक ईश्वर के बनाए हुए नहीं, ईश्वर ने तो इसको बनाया है। भगत सिंह की ओर इशारा करते हैं राजगुरु, ईश्वर ने, भगवान ने तो इसको बनाया है, देखो कितना खूबसूरत है, इसकी फिनिशिंग देखो। कहते हैं कि लड़कियों से बचाते बचाते जान आफत में आ गई है, ये ईश्वर ने, भगवान ने बनाया है। तुझे मुझे तो पता नहीं उसके किस ठेकेदार ने बनाया होगा, और वो ठेकेदार भी भ्रष्ट रहा होगा। अच्छा माल नहीं लगाया तुझे बनाने में, मुझे बनाने में। अगर सही माल लगाता तो देखना तुम्हारे सर पे सूअर के बाल थोड़ी लगाता। अब ये सब बातें सुन के वो आदमी इतना भन्ना आ जाता है कि वो अपना सामान भी उठा लेता और उठ के वहाँ से इनको भली बुरी कहते हुए आगे बढ़ जाता है और ये दोनों आराम से बैठ जाते हैं। तो इस तरह भगत सिंह के साथ उनकी ये छेड़छाड़ चलती रहती थी। बल्कि एक घटना और आगरा में जिन दिनों ये थे 1929 के शुरू की बातें हैं, वहाँ पे बड़ी मज़ेदार घटना एक बार घटती है। चांदनी रात थी, सारे साथी बैठे थे, कविता का शायरी का दौर चल रहा था। ऐसे में रघुनाथ ने यानी राजगुरु ने भी शेर सुनाया। और क्या शेर था, अब तक नहीं मालूम था इश्क क्या चीज़ है, अब तक नहीं मालूम था इश्क क्या चीज़ है, रोजे को देख कर मेरे भी इश्क ने बलवा किया। ये शेर जब उन्होंने सुनाया, सारे साथी ठाका लगाकर हंस पड़े और भगत सिंह ने तो अपनी पिस्तौल निकाली और राजगुरु को देते हुए कहते हैं मेरी छाती में गोली मार देना पर कभी शेर मत सुनाना, तुम्हारी शायरी भाई ये नहीं बर्दाश्त होगी। तो ऐसे थे राजगुरु। दोस्तों ये तो थी हंसी मजाक की बातें। अब कुछ गंभीर बातें उस दोस्ती की। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा और वहां उसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठियां पुलिस ने बरसाई और फिर 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हुआ, क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेंगे। और उस बदला लेने के लिए जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जेम्स स्कॉट लाहौर के, उनको मारने का निर्णय हुआ। जो योजना बनी थी उस योजना के अनुसार ये तय था कि 17 दिसंबर 1928 को जो पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर से जिस समय निकलेगा जेम्स स्कॉट, वहाँ भगत सिंह गोली चलाएंगे, भगत सिंह उसको मारेंगे और राजगुरु एक और खड़े होंगे सड़क पर कुछ हटके थोड़ी दूर, और भगत सिंह पर अगर कोई आक्रमण करता है तो फिर भगत सिंह की रक्षा राजगुरु करेंगे। और ये दोनों फिर वहाँ से भागेंगे। सामने डीएवी कॉलेज था, डीएवी कॉलेज के थ्रू इनको भागकर आगे जाना था। तो दीवार के उस पार, बाउंड्री वाल के उस पार डीएवी कॉलेज में चंद्रशेखर आज़ाद खड़े थे कि कोई अगर इन दोनों का भागते हुए पीछा करता, फॉलो करता है तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद उसको रोकेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, उस पर गोली चलाएंगे। तो भगत सिंह को कवर देने की जिम्मेदारी राजगुरु की, भगत सिंह और राजगुरु दोनों को सेफ वहां से निकालने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद की। निर्णय ये हुआ था। तो स्कॉट पर गोली चलानी थी किसने?
भगत सिंह ने निश्चित दिन निश्चित समय पर भगत सिंह भी जाके खड़े हो गए अपनी जगह, राजगुरु भी जाकर खड़े हो गए अपनी जगह, और जयगोपाल भी था जिसको ये जिम्मेदारी दी थी कई दिन से। वो पुलिस हेडक्वार्टर जाके पता कर रहा था कितने बजे जेम्स स्कॉट आता है, कितने बजे जाता है। तो उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम पहचानोगे, और जिस समय वो पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकलेगा इशारा करके हमें बता दोगे। तो ये सब तय हुआ था। अब उस दिन जेम्स स्कॉट तो आया ही नहीं था। मोटरसाइकिल पर एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेपी सैंडर्स, वो निकलता है। हालांकि लालाजी पर लाठियां बरसाने में उसकी भी अपनी भूमिका थी, बहरहाल उसको मारने नहीं गए थे। जयगोपाल ने जेपी सैंडर्स को देखते ही इशारा कर दिया कि स्कॉट आ रहा है। अब गोली किसने चलानी थी? भगत सिंह ने। तो भगत सिंह ने देखा ये स्कॉट है ही नहीं, तो भगत सिंह ने पहले चंद्रशेखर आज़ाद की ओर इशारा करके बताया। बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ यानी रोड की साइड में भगत सिंह खड़े हैं और दीवार के दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो उनको मुड़ के इशारा करते हैं कि स्कॉट नहीं है। और उसके बाद वो राजगुरु को इशारा जब तक करते हैं तब तक राजगुरु आगे बढ़ते हैं और गोली छाती में जेपी सैंडर्स के मार दी। उनको ये काम करना ही नहीं था, ये जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, देश के लिए लड़ना हो तो भगत सिंह आगे ना निकल जाए। इस जोश में वो भूल गए कि उनको जिम्मेदारी दी गई थी भगत सिंह को कवर देने की, स्कॉट पर गोली चलाने की नहीं। उस मुकदमे की प्रोसीडिंग्स बुक में हम देखें तो उस प्रोसीडिंग्स बुक की एक कॉपी शहीद सुखदेव के पास थी, जेल में सजा सुनाए जाने के बाद की बात थी। तो अपने हाथ से उन्होंने लिखा है। राजगुरु का एक नाम एम भी था, बल्कि उस मुकदमे में एम के नाम से ही उनको लिखा गया है। तो अंग्रेजी में स्वयं टिप्पणी लिखते हैं सुखदेव कि गोली भगत सिंह को चलानी थी और एम का काम तो कवर देना था, गोली चलाना नहीं था। तो जेपी सैंडर्स मारा गया राजगुरु की गोली से। हालांकि बाद में भगत सिंह ने भी उन पर गोलियां चलाई हैं। खैर, जब वो वहाँ से निकल के गए हैं, भगवान दास माहौर लिखते हैं कि मैंने राजगुरु के निशाने की तारीफ़ की कि क्या सही निशाना लगा। तो राजगुरु कहते हैं छोड़ो यार, मैंने तो निशाना उसके माथे पर लगाया था, गोली लगी छाती में, तो कैसा निशाना है। लेकिन सच बात ये थी कि जो पिस्तौल उनको दिया गया था वो पिस्तौल डिफेक्टिव था, उनके निशाने में कमी नहीं थी। तो ऐसा हुआ सैंडर्स का जब वध हुआ। एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बारे में। पार्टी ने डिसाइड किया था कि ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल को 2 बम फेंके जाएंगे और ये काम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त करेंगे। ये निर्णय हो चुका। ये निर्णय जब लिया जा रहा था राजगुरु वहाँ नहीं थे। अब निर्णय हो गया, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त दिल्ली आ चुके हैं और चंद्रशेखर आज़ाद झांसी जा चुके हैं, आगरा के ठिकाने छोड़े जा चुके हैं, वहाँ अब कोई क्रांतिकारी नहीं है। तो राजगुरु को जब इस बात का पता चलता है, वो झांसी जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के पास और उनसे कहते हैं कि ये क्या बात हुई, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने हैं तो भगत सिंह क्यों जाएंगे, मैं क्यों नहीं जा सकता, बम मैं भी फेंक सकता हूँ, मैं उनसे कम हूँ क्या। तो आज़ाद समझाते हैं कि भाई सुनो, हर वक्त मरने मारने की बातें मत किया करो, वहाँ बम फेंकने हैं और उसके बाद भागना नहीं, गिरफ्तारी देनी है। तो राजगुरु कहते हैं तो मैं भी गिरफ्तारी दे देता, मैं मरने से कोई डरता हूँ। आज़ाद कहते हैं बात इतनी सी नहीं है, गिरफ्तारी देने के बाद मुकदमा जब चलेगा वहाँ अदालत में बयान देना अंग्रेजी में, तुमको अंग्रेजी आती नहीं है। तो कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं आती, आप भगत सिंह से बयान लिखवा के दे दो, मैं उसको रट लूँगा, कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं चूकूँगा। मैं जिन दिनों बनारस में संस्कृत पढ़ता था तो लघु सिद्धांत कौमुदी मैंने रट कर फेंक दी थी। ये 2-4 पन्नों का बयान कोई ज़्यादा बड़ी बात है, मैं भी कर दूंगा। तो वो इतना आग्रह देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की राजगुरु को नहीं समझाया जा सकता, किसी भी तरह नहीं समझाया जा सकता। तो वो खैर
उनको बहलाने के लिए कागज़ पर 4 लाइन लिख के दे देते हैं भगत सिंह के नाम कि यदि उचित समझो तो मोहन की जगह, मोहन बटुकेश्वर दत्त का नाम था, मोहन की जगह रघुनाथ को ले जाना। और कहते हैं लो ये ले जाओ दिल्ली, मिलो भगत सिंह से। तो राजगुरु दिल्ली पहुंचते हैं बड़े चाव से, जोश से कि ओह आ गया नंबर। भगत सिंह से कहते हैं कि ये देखो पंडित जी ने लिख के दिया है और अब मैं जाऊंगा, मोहन नहीं। तो भगत सिंह समझाते हैं कि नहीं भाई देखिए ऐसे नहीं होता, ये निर्णय सेंट्रल कमेटी ने लिया है, एक पंडित जी का निर्णय नहीं है और एक मेरा निर्णय नहीं है, सेंट्रल कमेटी का निर्णय है और अब समय नहीं बचा, सेंट्रल कमेटी की दोबारा मीटिंग नहीं हो सकती, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अब वो नाराज़ फिर से झांसी जाते हैं, फिर से पंडित जी से कहते हैं कि नहीं मान रहा है वो तो मेरी बात, रणजीत नहीं मान रहा है। तो अब पंडित जी भी दुखी हो जाते हैं, वो भी झिड़क देते हैं और उसके बाद खैर वो अब निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। और बम फेंकने के बाद जैसे भगत सिंह ने गिरफ्तारी दी 8 अप्रैल को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने, फिर 15 अप्रैल को सुखदेव, किशोरीलाल, जयगोपाल लाहौर में गिरफ्तार हुए बम फैक्ट्री से, और फिर और बहुत सारे साथी गिरफ्तार हो गए। लाहौर में अब मुकदमा चल रहा था, लाहौर में भगत सिंह और साथियों पर मुकदमा चल रहा था और राजगुरु थे पुणे में और पुलिस इनको नहीं ढूंढ पा रही थी। लेकिन शायद ये बेचैन थे इस बात को लेकर कि वहाँ मुकदमा चल रहा है और भगत सिंह को तो फांसी हो जाएगी, वो तो शहीद होंगे, मैं तो रह गया, जैसे कोई पार्टी हो रही थी। तो जिस ढंग से ये वहाँ पर अपने आप को प्रकट कर रहे थे, जिस तरह से खुल के बातें कर रहे थे, बता रहे थे अपने बारे में पुणे में, उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये चाहते थे कि पुलिस आए, इनको अरेस्ट करे, और ये जा पहुंचे लाहौर साथियों के पास। और अंततः 29-30 सितंबर 1929 की रात को सोते हुए पुलिस ने इनको, नींद के मारे हुए थे ये, सोते हुए गिरफ्तार भी हुए। खैर गिरफ्तार होकर लाहौर लाए गए, इन पर भी मुकदमा चला। और फिर जनवरी 1930 में जेल में सभी साथियों ने भूख हड़ताल शुरू की। देखिए 1929 में भी भूख हड़ताल हुई थी और वो तो एपिक भूख हड़ताल थी, 112 दिन 114 दिन भूख हड़ताल चली थी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और बाकी साथियों की। बाकियों की कम थी, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त की वो 114 दिन के करीब थी। पर ये दूसरी बार भूख हड़ताल होती है जनवरी 1930 में। पहली भूख हड़ताल के समय राजगुरु नहीं थे, अब दूसरी बार जब भूख हड़ताल हुई तो जेल में वो भी थे, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल जेल में, और ये बाकी सारे साथी क्रांतिकारी चाहे सुखदेव थे या राजगुरु थे या बाकी सभी ये बोस्टल जेल में। दोनों जगह भूख हड़ताल होती है। और उस भूख हड़ताल में राजगुरु की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, भूख हड़ताल के 13वें-14वें दिन जब फोर्स्ड फीडिंग की गई, ज़बरदस्ती पेट में नली डालकर दूध उतारा जा रहा था, तो जिस तरह जतिन दास के साथ हुआ था, शहीद हुए जतिन दास 1929 वाले भूख हड़ताल के उस प्रकरण में 13 सितंबर 1929 को उनके फेफड़ों में दूध चला गया था, ऐसा ही कुछ हुआ था इस बार राजगुरु के साथ। राजगुरु की हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी और जो हेल्थ बुलेटिन जा रहा था लाहौर से दिल्ली, गवर्नमेंट डेली बता रही थी आज टेम्परेचर कितना है, आज ब्लड प्रेशर कितना है, बाकी हेल्थ कंडीशन क्या है, बिल्कुल मरणासन थे। जैसी रिपोर्ट्स बाहर अखबारों के माध्यम से भी पहुंच रही थी, तो राजगुरु बिल्कुल मौत के मुहाने पे आ गए थे, उस जगह पहुंच गए थे जहां कुछ महीनों पहले जतिन दास पहुंचे थे। तो खैर गवर्नमेंट भी दबाव में इनकी डिमांड्स मानती हैं और फिर इनकी भूख हड़ताल ख़त्म करवाने के लिए सेंट्रल जेल से भगत सिंह को बुलाया जाता है। सारे साथी क्रांतिकारी इनके बेड के चारों तरफ हैं और भगत सिंह दूध का गिलास इनके होठों तक लगाते हुए पूछते हैं, क्या बात है, मुझसे पहले जाने की जल्दी है? हंसते हैं, मजाक में कर रहे हैं कि मुझसे पहले जाने की जल्दी है, पहले जाना चाहते थे। तो राजगुरु तो कम नहीं थे, बहुत विट्टी थे। वो उस हालत में भी, बीमारी की उस हालत में भी वो हंस के जवाब देते हैं कि हाँ, सोचा था कि पहले जाके तेरे लिए एक कमरा बुक करवा देता हूँ, पर लगता है तुझसे अकेले में सफ़र भी ना हो सकेगा,
मुझे तेरे साथ ही जाना पड़ेगा, रास्ते में भी तुझे मेरी सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। भगत सिंह कहते हैं ठीक है, अभी दूध पियो। दोस्तों, आपको ध्यान हो कि सांडस वध के बाद जब लाहौर से दुर्गा भाभी की मदद से ये लोग गए थे, तो भगत सिंह अफसर बन के चले थे। राजगुरु उनका सामान उठाए नौकर बनकर उनके साथ चले थे रेलगाड़ी में। तो उसी घटना को याद करते हुए राजगुरु कहते हैं कि अकेले तुझसे सफ़र नहीं हो सकेगा, रास्ते में तुझे मेरी सेवाओं की ज़रूरत होगी उस मंजिल पर जब जा रहे होंगे। तो कहते हैं इसलिए ठीक है, तेरे साथ ही जाऊंगा। तो ऐसी दोस्ती थी भगत सिंह और राजगुरु की। और फिर अंततोगत्वा 23 मार्च 1931 को 3 मत वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इकट्ठे लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी चढ़े। आज प्रतिमाएं तीनों की साथ लगती हैं, नाम तीनों के साथ लिए जाते हैं और हमेशा लिए जाते रहेंगे। आज 24 अगस्त को माँ भारती के उस निराले अनोखे मत वाले शिवराम हरि राजगुरु को शत शत नमन। आज की बात इतनी ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।